हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में हम लोग देख चुके थे कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझे थे और क्या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं करते, उस चीज को अच्छे से समझा था कि प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि डू प्लांट्स ब्रीथ, तो उसका डायरेक्ट आंसर कोई नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं करते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ करते हैं। उसका मैकेनिज्म पूरा आपको मैंने बताया था कि ऐसा क्यों है, रीजन पूरा आपको समझाया था। तो आई होप आप इस कैपेबल हैं कि आप उसको बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अब आज मैं आपको ग्लाइकोलिसिस को बताने वाला हूँ कि ग्लाइकोलिसिस जो कि कॉमन प्रोसेस होता है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज में जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को चाहे एरोबिक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, एक केस अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, आपका ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। यानी ग्लाइकोलिसिस दोनों केस में होगा जरूर। अब ग्लाइकोलिसिस दोनों केस में होगा क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो मान लीजिए कोई मतलब जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन साइटोप्लाज्म है। मान लीजिए उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास नहीं है, लेकिन हाँ यार साइटोप्लाज्म तो है। ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक हो तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन हाँ साइटोप्लाज्म तो है, तो यानी ग्लाइकोलिसिस होगा। तो ग्लाइकोलिसिस होने में क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में इसको ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुविक एसिड इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत लंबी नहीं लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि आपको ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड में चेंज करना है, पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज को आपको करना है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि भाई ग्लूकोज होता है, ऐसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज को आपको ब्रेक डाउन करके इसमें तोड़ना है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में आपको तोड़ देना है। तो ग्लूकोज को आपको पायरुविक एसिड में तोड़ना है, होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ईएमपी पाथवे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को ही हम लोग ईएमपी पाथवे कहते हैं। ऐसा क्यों है, ईएमपी पाथवे इसको कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले ईएमपी पाथवे कहते हैं। इसको डिस्कवर करने, जो ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए। तो तीनों साइंटिस्ट के शॉर्ट फॉर्म में इसको एएमपी पाथवे आ गया। कि अब ई से जैसे है तो ई से हो जाता है एमडेन, और इनका पूरा बहुत बड़ा नाम होता है गुस्टेव। ठीक है, तो वो आपको करना है, याद नहीं रखना, ये भी याद आपको याद नहीं रखना। ठीक है। आपको मैं पहले बता दूं, ग्लाइकोलिसिस आपके 10th के सिलेबस में इतना नहीं जितना मैं आपको आज बताऊंगा। सिर्फ आपको ये समझना है कि इसमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुविक एसिड, यही बस यही आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया है। उसमें ज्यादा आपको एसिटाल्डिहाइड थोड़ा बहुत दे दिया गया, नहीं आपको इसमें है ही नहीं। लेकिन इसमें मैं आपको ग्लाइकोलिसिस का फुल प्रोसेस बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप नीट नीट या बायो के मतलब बायो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं या फिर नीट आगे देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, जिससे आप समझ पाए कि हाँ ग्लाइकोलिसिस की फुल प्रोसेस। या फिर आपको ऐसे जानना है कि हाँ हम देखें, जैसे हमको पता तो चले कि हाँ हमारे शरीर में कैसे सब हो रहा है, तो उसकी उस नॉलेज बेसिस के लिए आपको पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। वरना अगर आप इन सब एग्जाम नीट वीट में नहीं इंटरेस्टेड हैं, या फिर और भी बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम है जो बायो लेवल से हैं, तो अगर उनमें आप इंटरेस्टेड नहीं, बायो नहीं लेना चाहते हैं 11th में, तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ 10th के सिलेबस में आपको इतना जानना चाहिए कि हाँ आगे ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुविक एसिड नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो ई से हो जाता है एमडेन, एम से हो जाता है मेयर ऑफ, ओके, और पी से हो जाता है पढ़ना। ये जो तीन नाम है, ये जो तीन लोग हैं, इन्होंने अपनी गुट बनाई और कहा कि चलो एक काम करते हैं। और ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइकोलिसिस को इन्होंने देखा सबसे बार, तो तीनों ने मिलके तो इसीलिए डिस्कवर किया तीनों ने, लोगों ने सोचा कि चलो तीनों के नाम से रख देते हैं, तो ईएमपी पाथवे इसको कहते हैं। बहुत जगह आपको लिखा मिल जाएगा, तो आपको समझ लेना, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस ही ईएमपी पाथवे होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है, और इसको डिटेल में समझते हैं कि हाँ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे। ये दोनों में कॉमन होता है, चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन जो करता है उसमें हो या एनोबिक रिस्पिरेशन हो, दोनों में होता है। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को जानना बहुत जरूरी है। जब पायरुविक एसिड बन जाएगा
ऐसे अब हम आपको ये बताएंगे, तो जैसे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो पायरुविक एसिड जब फॉर्म हो जाएगा तो पायरुविक एसिड से फिर आगे आपको रिएक्शन करानी है, फिर आपको देखना कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं। ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, आपका पायरुविक एसिड यानी ग्लाइकोलिसिस जरूर होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जरूर होगा। लेकिन जब पायरुविक एसिड फॉर्म हो गया उसके बाद देखा जाता है कि हाँ, पायरुविक एसिड तो बन गया। जैसे पायरुविक एसिड तो मैंने बना दिया, हाँ, पायरुविक एसिड बनने के बाद क्या प्रोसेस हो रही है, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, साइकिल ईटीएस, वो फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब भी वो सब होता है। ठीक है, तो वो सब भी बाद में होता है। लेकिन ये जो होता है ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों में कॉमन है। तो चलिए फिर ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलिसिस को समझते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ये तो मैं आपको बता दिया, अब होता कैसे है कि इसकी प्रोसेस जो है, ठीक है, उसको आप समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलिसिस आपको सबसे पहले लेना है ग्लूकोज को। तो मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ जिससे आपको समझ में, जैसे मैंने यहाँ पे अ, इसी इस तरह से लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अब इसे मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ। आपको पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड में चेंज होता है, पूरा आपको बता दूंगा, जिससे आपको एक एक चीज पता चल जाए कि हाँ, एक एक मॉलिक्यूल पता चल जाए। ठीक है, सारे एंजाइम्स आपको लर्न कराने वाला हूँ। तो सारे मतलब कैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, तो एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम्स को हम देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे ग्लूकोज है, तो पहले यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, अभी अभी से समझिए, ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है, पहले सबसे पहले ग्लूकोज चेंज होता है। ठीक है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में जब चेंज होता है, अभी आगे और इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होता है, फिर ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होता है। अब ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में जब चेंज होता है, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होता है, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होने के बाद, अच्छा थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे बना सकूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैं भी ग्लूकोज का बनाऊंगा। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होता है, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होने के बाद, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो में जब चेंज हुआ, ठीक है, उसके बाद ये चेंज होता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट के बाद में ये चेंज हो जाता है फ्रक्टोज वन कॉमा सिक्स बिस्फॉस्फेट, फ्रक्टोज वन कॉमा सिक्स बिस्फॉस्फेट, फ्रक्टोज वन कॉमा सिक्स बिस्फॉस्फेट होने के बाद ये फिर चेंज होता है। जैसे अजय, इसके पहले मैं सारे एंजाइम्स को थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आप बोलते हुए जैसे ग्लूकोज पहले था, तो ग्लूकोज का मैं जैसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ग्लूकोज पहले था, ग्लूकोज को यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया एच ओ एच, एच ओ एच, फिर यहाँ पर आपका ये हो गया ओ एच, एच एच ओ एच, यहाँ पे एच और सी एच टू ओ एच। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपका हुआ ग्लूकोज का। अब समझते, इसको देख के डरना नहीं, आपको समझना है कि ऐसा यहाँ पे हो, ये सब थोड़ा ऐसे, ठीक है, ऐसा ऐसा बन गया है, ठीक है, समझने के लिए। अब ग्लूकोज था, ग्लूकोज में हमने किया क्या, ग्लूकोज में हमने किया क्या, जो ये सी एच टू ओ एच, यहाँ पे मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये जो सी एच टू ओ एच है, सी एच टू ओ एच में से मैंने किया क्या कि इस एच को हटा दिया, इस एच को हटा दिया, तो यहाँ पर आया माइनस का, बस इसी के बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया फॉस्फेट, अभी मैंने सिर्फ पी लिख दिया, ठीक है, वो आप समझ जाइएगा, पीओ फोर, ठीक है, थ्री माइनस, ये सब आप समझ जाइएगा।
ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ पी समझने के लिए किया, कौन बार बार होता है लिखा, तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया फॉस्फेट को, और ये फॉस्फेट ये देखिए यहाँ से है, ठीक है, ये फॉस्फेट देखिए यहाँ से आया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या कि CH2OH को CH, यहाँ पर जैसे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज के यहाँ पर मैंने फॉस्फेट को जोड़ दिया, तो यहाँ के फॉस्फेट को जोड़ दिया तो ये चेंज हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब आप अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 6 क्यों लगा, फॉस्फेट तो ठीक, तो आपको याद रखना, देखिए ये आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, कार्बन का ये तीसरी प्लेस हो जाएगी, कार्बन की चौथी प्लेस हो जाएगी, ये पांचवी हो जाएगी, और ये जहाँ पे ये कार्बन है ये छठी हो जाएगी, तो यहीं से तो जुड़ा, ठीक है, तो छठी हो जाएगी, तो ये सिक्स, सिक्स पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, सिक्स पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसमें फॉस्फेट को जोड़ा, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी फॉस्फेट आया कहाँ से, तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया कहाँ से, तो यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने चेंज कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया कहाँ से, तो यहाँ पर मैंने चेंज किया एडीपी को, एटीपी को, सॉरी एटीपी को लाया और एडीपी में चेंज किया, तो यहाँ पर मुझे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एटीपी यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा, चलो अच्छा एंजाइम पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे मैं एंजाइम लिखूंगा, ठीक है, एक्सो काइनेज, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी लेकिन आप समझ लेना, क्योंकि बोर्ड की मतलब जगह की दिक्कत, ये है हम पढ़ के बता देंगे, ये हेक्सोकाइनेज, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करेगा। यहाँ पर हुआ क्या कि जो एटीपी थी, ठीक है, एटीपी जो थी, तो यहाँ पर एटीपी देखिए एडीपी में चेंज हो रहा है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से तुरंत फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से तुरंत फॉस्फेट 6 फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम ही है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम हो जाएगा आइसोमरेज, आइसोमरेज, जो एज वर्ड होता है एज, इसका ये एंजाइम के लिए जनरली आता ही है, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उसको हम कहते हैं आइसोमरेज, ठीक है, आइसोमरेज। ये हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, अगर इसका थोड़ा सा मतलब या मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मतलब कोई टीपी टीपी यूज नहीं हुआ, और इसका अगर स्ट्रक्चर में देखता हूँ मतलब फ्रक्टोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, इसका मैं बना रहा हूँ, इसका इसका ये, इसका जो मैंने बनाया उसका मतलब ये इसका है, और अभी जो एच पी निकाला वो समझ रहे हैं ना, फिर उसके बाद जोड़ा था 6वें नंबर पर। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, इसमें होता क्या है, ये पेंटावेलेंट होता है, मतलब पांच पांच कार्बन जुड़े मतलब 5 कार्बन होते हैं, तो उसमें मतलब 5 होते 6 ही हैं, उसी का आइसोमर है, लेकिन 5 5 मतलब पेंटागन स्ट्रक्चर होता है, वो कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इसमें होता है कि जैसे ऐसे होता है ये एंड ये आपका स्ट्रक्चर हुआ बेटा, और ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2OH, दिस इज H, and now it is OH, H, H, OH, and H, OH, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है CH2OH जुड़ा है, ठीक है, ये आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो यहाँ पर करना क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए सॉरी यहाँ पर मैंने H लगा दिया, H ही था, हटा दिया, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे छठे नंबर पे आपको पहले तो आप फॉस्फेट लगाना है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो चुका है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये हो चुका है, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से चेंज हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अब यहाँ पर जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर फिर एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, जो कि छठवें नंबर पर तो था ही, यहाँ पर छठे नंबर पर तो यहाँ पर जुड़ा ही था,
पहले नंबर पे मतलब पहले नंबर पे भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो पहला नंबर है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, इस पे भी जुड़ा था। अब यहाँ पे मुझे पांच पहले पर भी जोड़ देना, तो पहले पर मैंने जोड़ दिया तो ये इसमें चेंज हो गया। अब ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, इसका नहीं। ये समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखती, इसको ऐसे लिखते तो ज्यादा सही है। ये बॉन्ड से जुड़ा है, इसको माइनस से चार्ज घटा, इसको भी ऐसे ही, ठीक है, इसको भी ऐसे ही। ये फ्रक्टोज 1,6 जिस फॉस्फेट में चेंज हो गया, तो अब देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में चेंज होगा, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा, पहले तो यहाँ पर एटीपी वही निकालो। एडीपी एटीपी से यहाँ पर एटीपी वही एडीपी बना, एंड रिलीज क्या हुआ, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि यहाँ पर जुड़ गया। यहाँ पे एंजाइम जो है वो काम करेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में, यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। मैं बोलने दे रहा हूँ, फॉस्फो है, फ्रक्टो है, फिर काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अभी फ्रक्टो, ये अब ध्यान दीजिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। ये होगा क्या इसका कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये चेंज हो जाएगा एल्डोलेज एंजाइम की मदद से। एल्डोलेज एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा, एल्डोलेज एंजाइम, और ये चेंज हो जाएगा दो 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 उसमें, मतलब ये चेंज हो जाएगा दो पार्ट में। एक हो जाएगा आपका ग्लाइसरेल, ग्लाइसरेल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये चेंज हो जाएगा डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखो ग्लाइसरोल का मतलब आप समझते हैं, ग्लाइसरेल क्या होता है, ग्लाइसरोल, ग्लाइसरेल का क्या मतलब होता है, ग्लाइसरोल जो होता है ये भी 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे ओ OH जुड़ा होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो सब में ओ OH जुड़ा होता है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे H जुड़ा होता है। अब होता क्या है कि मैंने किया क्या कि ये जो ग्लाइसरोल है इसको कर दिया ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें से कोई भी कर लीजिए। तो मैंने किया क्या, उसको ऑक्सीडेशन कर दिया। जब ऑक्सीडेशन किया तो अब ये देखिए, जब ऑक्सीडेशन किया तो ये चेंज हो गया किसमें, देखिए ये सी, ये सी, ये सी, यहाँ पर जो होगा तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ओ OH और ये ओ OH यहाँ पे ऑक्सीडाइज जब कर दिया तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसकी वजह से जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ और एक एच जुड़ा होगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसमें आप क्या चेंज देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये तो सेम है, ये तो सेम है, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है किसी भी, जैसे ग्लाइसरोल है तो जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको ये याद रखना है, आगे चल के काम आएगा बहुत, कि अगर किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जा रहा तो वो चेंज पहले होगा ग्लाइसरल मतलब अल्डिहाइड में, ठीक है, या ग्लाइसरल बन जाए तो वो पहले अल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर अगर उसका और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वो फिर चेंज हो जाएगा ग्लाइसरिक एसिड में, और उसका अगर फिर रिडक्शन आप कर रहे हैं तो फिर चेंज होगा अल्डिहाइड में, फिर और रिडक्शन करिए तो चेंज हो जाएगा मतलब ग्लिसरॉल या अल्कोहल जो भी है, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का। अब डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या स्ट्रक्चर होगा, कुछ नहीं है, बस ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, और डबल बॉन्ड ओ लगने से बस ये आपका चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे मैंने फॉस्फेट नहीं लगाया, ठीक है, ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो हाँ
ये आपका ग्लाइसरल अल्डिहाइड बन गया, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट नहीं लगा है, ये तो आपको बताना ही चाहिए कि ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा कार्बन हुआ। तीसरे कार्बन पे मुझको क्या लगाना है यार, फॉस्फेट लगाना। तो ये ओ है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉस्फेट, हो गया आपका स्ट्रक्चर तैयार ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का। अच्छा, अब इसी में आपको ग्लाइसरोल में समझाया था, ग्लाइसरोल को उसको भूल जाओ, ये ग्लाइसरोल था, आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको बनाने जा रहा हूँ डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जब इसको बना रहा हूँ तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। ये आपका हो गया है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, लेकिन फॉस्फेट जोड़ना है, तो जोड़ना है तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं यार कि पहले पे जुड़ा कि दूसरे पे जुड़ा कि तीसरे पे जुड़ा। तो जब लिखा नहीं होता तो होता जनरली क्या है कि मतलब जैसे जब फर्स्ट नंबर पे कार्बन पे जुड़ा होता है तो वहां पर कुछ लिखा नहीं जाता, लिखा भी जाता है नहीं भी लिखा जाता, मतलब जल्दी लिखा नहीं जाता। तो ये जुड़ा है पहले वाले कार्बन पे, तो पहला हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दीजिए, तो चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फेट जोड़ दिया गया। तो अब देख रहे हैं कहाँ से कहाँ ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आपका मैंने स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया। अगर ये नहीं समझिएगा फिर से बैक करके इसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ यार ये बना तो रहे हैं हम लोग, लेकिन ये कैसे बन रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जल्दी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जैसे मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ इसकी एक एक एटम आ कहाँ से रहा है। बुक में तो आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है कि हाँ, फिर तो देख लो इससे ये बना इससे ये बना, लेकिन यार स्ट्रक्चर जब समझ में आ जाता है ना, एक एक आइटम समझ में आ जाती है कहाँ से क्या हुआ, तो पूरी रासलीला जो होती है चुटकी में समझ में आती है। अच्छा, एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एटीपी यूज हो रहे हैं, इसको आप अच्छे से डायग्राम बनाइएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटीपी यूज हो रहे हैं, तो एटीपी यूज हो रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा, तो इस फेज को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब आपको करना क्या है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर ग्लाइसिल, अब यहाँ पर एक रिएक्शन होती है कि ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, वो ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों मतलब होते हैं इरिवर्सिबल, मतलब चेंज हो सकते हैं एक दूसरे में। तो ये जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है वो चेंज हो जाता है ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमारे पास कितने ग्लाइसरल डिहाइड डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, दो। ठीक है, क्या बताया मैंने कि फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट में एल्डोलाइज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये एक होता है ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दो चीजें बनती हैं, एक किसके एंजाइम के एल्डोलाइज के एंजाइम्स के प्रेजेंस में। उसके बाद ग्लाइसरल डिहाइड फॉस्फेट 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों मतलब चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो ये जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है चेंज हो जाता है ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नोन एज द फॉस्फोट्राइड आइसोमेरेज। ओहो, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, समझ में आया। तो फॉस्फोट्राइड आइसोमेरेज में की वजह से ये चेंज हो जाता है ग्लाइसरल डिहाइड फॉस्फेट। तो कितने ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए, दो ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट बने। ठीक है, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख GALP लिख सकते हैं, गैल्प। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखना ना पड़े यार। ये चेंज हो गया गैल्प में, गैल्प का मतलब ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। गैल्प में चेंज हुआ तो कितने गैल्प बने, दो। कितने गैल्प बने यार, दो गैल्प बने। चल क्यों नहीं रहा, ग्लाइसरल डिहाइड से तो दो गैल्प बनाता है। अब दो गैल्प बना लिए तो अब देखिए ये जो दो गैल्प बने हैं, ये दो गैल्प को हमने किया क्या, ये दो गैल्प जो बन चुके हैं इनको मैंने किया, इनको कर दिया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कर दिया। स्ट्रक्चर आपने देखा था, इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया तो ये चेंज हो गया यार, चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया। अब देखिए अल्डिहाइड है, चेंज हो गया किसमें, ग्लाइसरिक एसिड में। मैंने अभी आपको इससे पहले बता, तो चेंज हो जाएगा ग्लाइसरिल अल्डिहाइड फॉस्फेट, चेंज हो जाएगा ग्लाइसरिक एसिड में। और कौन सी ग्लाइसरिक, 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड।
1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ओके, 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक में चेंज हुआ तो अब कितने 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बने? 2 बने। अब मैं जानता हूं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 2 तो बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब सही। लेकिन इसके पास तो 2 फॉस्फेट थे, सॉरी, इसके 2 मॉलिक्यूल थे, तो यानी 2 फॉस्फेट थे। के पास 2 फॉस्फेट नहीं थे, 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइसिल अल्डिहाइड फॉस्फेट। तो एक इसके पास था, एक इसी का जुड़वा भाई और गया आ गया था जब ये इसमें चेंज हो गया, तो 2 ये थे, तो 2 फॉस्फेट थे। 2 फॉस्फेट थे तो ये एक इससे जुड़ गए, तीसरा इससे जुड़ गया यार, लेकिन ये दो, इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब जब 2 मॉलिक्यूल बन गए तो इसके 2 फॉस्फेट और इसी का जुड़वा और एक मॉलिक्यूल बन गया तो उसके 2 फॉस्फेट, यानी 4 फॉस्फेट कहाँ से आ गए? तो आपको यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर लेकिन कोई एटीपी यूज नहीं होगी, यहाँ पर आपका फॉस्फोरिक एसिड यूज हो जाएगा, H3PO4, जो आपको देगा 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन देगा, तो आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड पे। अब देखिए यहाँ पर आपने ऑक्सीडाइज किया है तो आपको थोड़ा याद रखना है, आपने ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पर एक कंपाउंड का याद रखना है NAD, नॉट NADP, ओके, दिस इज NAD। तो ये NAD, हाँ, NAD+ जो था, इसने क्या किया, जहाँ से हाइड्रोजन निकला, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा ना, लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा, ऑक्सीडेशन। तो भाई ये कुछ चल ही नहीं रहा, ऑक्सीडेशन यहाँ पर यार हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन तो NAD+ हुआ किसमें चेंज, इसने एक H+ ले लिया, चेंज हो गया NADH+। अब NADH+ में ये चेंज हो गया, NADH+ H+ में चेंज हो गया। तो यहाँ पर जब ये चेंज हुआ तो मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, NADH। तो यहाँ पे एक केस बन गया कि हाँ NADH, अब कितने NADH बनेगा, 2 NADH बनेगा, दो NADH बनेंगे क्योंकि 2 ग्लाइसिल अल्डिहाइड फॉस्फेट है, तो एक बनाएगा NADH अपना हाइड्रोजन देगा, एक बनाएगा NADH अपना हाइड्रोजन देगा, तो कितने NADH बनेंगे, 2 NADH आपके बन जाएंगे। तो कितने NADH बने, यहाँ पर 2 NADH बन गए। अब आप क्या करें, 1,3 फॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड अपनी आगे की रिएक्शन को बढ़ाते हुए, यहाँ पे एंजाइम ऐसा कौन सा काम करेगा, तो आपको याद रखना डिहाइड्रोजनेस, वाई डिहाइड्रोजनेस, आई विल टेल यू लेटर। देखिए डिहाइड्रोजनेस यहाँ पे एंजाइम क्यों गया है, इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रोजनेस यानी हाइड्रोजन को डी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर कर क्या रहा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यार इसमें सिंपल ही बात है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एस के लिए आता है, तो यहाँ पर हो गया। अब 1,3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है यार, 1,3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड को आपको चेंज करने का है, इसको आपको चेंज करने का है 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड में, 3 फॉस्फो, कितने मोलिक्यूल बनने हैं, 2 बनने हैं, ठीक है, बार बार लिखूंगा नहीं, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। तो अब इसके बीच में कौन सी या तू मैं हुई जिससे ये बना 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा आपको बता देता हूँ, जैसे 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड यहाँ पर था, ये चेंज हो गया 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। ये क्या था, वो मुझे स्ट्रक्चर बना के समझाइए, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ। 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था तो था। अब देखिए सी था, 3 कार्बन के थे, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन थे। अब हुआ क्या था कि यहाँ पर तो O लगा था, यहाँ से O से जुड़ा था फॉस्फेट, सॉरी सॉरी, यहाँ से जुड़ा था H, यहाँ से जुड़ा था H, यहाँ से क्या जुड़ा था, ठीक है, यहाँ पे आपका जुड़ा था CH2O और पी से, CH2O पी से, यहाँ से जुड़ा था हाइड्रोजन, यहाँ से जुड़ा था हाइड्रोजन, यहाँ से जुड़ा था आपका O और देन P, ठीक है। तो ये आपका इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना था। तो आप देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये यहाँ पे हमने क्या 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को चेंज, तो यानी मैंने निकाल दिया एक पी, निकाल दिया, कहाँ से निकाला, 1 से निकाला, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पर लगा है, 1 को नहीं, तो 1 पे नहीं है, यहाँ से मैंने फॉस्फेट को निकाल दिया, तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा भाई, ADP एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर ADP जो है उसने क्या किया, एक फॉस्फेट को गेन किया और यहाँ पे चेंज हो गया ATP में, तो कितनी ATP का फॉर्मेशन हुआ, 2 यार, क्योंकि 2 है ना, तो एक इससे बना एक दूसरे वाले से बना, तो 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ।
दो एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एंजाइम्स कौन कौन सा काम करेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर होकर इसके पास आया, तो एंजाइम कौन सा काम करेगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ठीक है, ट्रांसफॉस्फोराइलेज में चेंज हो गया। अब आगे होगा क्या कि ट्रांसफॉस्फोराइलेज में चेंज हो, अब इसको रब करना पड़ेगा। ट्रांसफॉस्फोराइलेज में चेंज हो गया, अब स्ट्रक्चर को रब करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है। थ्री फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब थ्री फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड ये चीज है, जो है ये चेंज हो जाए वो टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, किसमें हो जाएगा, टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। अब इसमें क्या डिफरेंस है बतावा। देखिए, थ्री फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में चेंज हुआ, यानी यार इसमें खुद आप समझ रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं। क्यों, तीसरे पे फॉस्फेट था, कार्बन कहाँ से आ गया। हाँ, कार्बन तो था ही, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं ना, तो तीसरे पर फॉस्फेट जुड़ा था तीसरे कार्बन से, ये आ गया दूसरे कार्बन पर। तो इसमें क्या है, उसमें वहां से उठा के यहाँ पर कर दिया, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे से दूसरे में चेंज हो गया, तो यहाँ पर जो इंजाइम काम करेगा, इंजाइम जो काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेज। एंजाइम जो काम करेगा उसको हम कहते हैं म्यूटेज। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं म्यूटेज। बढ़िया नाम है, म्यूटेज। तो ये थ्री फॉस्फोग्लाइसिक एसिड से टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में चेंज हुआ। अब ये होगा क्या, जिसका ये जो टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये चेंज हो जाएगा टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, तो टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, सही बता रहा हूँ, इसका पूरा खेल समझ में आएगा। टू फॉस्फो इनोल, मेरा तो मन करता है कि सब रब कर दूं, स्ट्रक्चर से ही आपको लेके चलूं, लेकिन थ्योरी तो ये समझना ही पड़ेगा, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है। और तो आपको समझने के लिए स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपसे, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उसके बेस से क्वेश्चन आता है, आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टू फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड इसमें चेंज हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर आऊंगा, लेकिन समझो। तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मैंने निकाले थे दो H2O, क्यों निकाले बिना पूछे, अरे यार प्यास लगी थी तो निकाल लिया। टू फॉस्फोइनोल हो तो टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। ये एसिड है, ठीक है, टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जो जिससे मिल जाता है उससे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उसको हम कहते हैं इनोलेज। इनोलेज, एज तो आएगा ही, इनोलेज। हाँ, तो बताइए यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, कार्बन जोड़, कार्बन जोड़ दो। यहाँ पे मैंने H2 देखा, आपका पहले मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या, असलियत में हुआ क्या। H, H, है ना, दवा ऐसे ही था, हैं, ऐसे ही था। सही दो यार, दूसरे पे फॉस्फेट लगाना था, तो दूसरे पे मैंने लगा दिया यार फॉस्फेट, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इधर H लगा दो, इधर H। अब यार यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है, जब वहां से मैंने फॉस्फेट निकाल दिया था, पहले जब यहाँ पर कार्बन था तो पहले से जब यहाँ पर मैंने निकाल दिया था फॉस्फेट, तो कैसा बना था, पहले ऐसे था। हाँ रुको जा, इससे समझा रहा हूँ। ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था। मैंने यहाँ से फॉस्फेट निकाल दिया तो इस पे एक आ जाएगा माइनस का चार्ज, तो माइनस का चार्ज होगा तो सिंपली ऐसे मैं लिख नहीं सकता हूँ, क्यों माइनस, ना। तो ऐसा ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब ये किसका स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है बताइए तो। टू फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में जब चेंज हुआ तो यहाँ से मैंने क्या किया, दो H2 निकाले। अब दो H2 इसमें से ना निकालने लग जाना, यार एक इसमें से निकलेगा और इसका जो जुड़वा भाई है उससे निकलेगा। ठीक है, तो इससे हमको एक H2 निकालना है। समझ रहे हैं ऐसा क्यों, समझ। तो यहाँ से चलिए मैं निकाल देता हूँ इसको, ये निकाल दो तो क्या HO निकलेगा।
HO निकल गया और क्या करता हूँ, एक H की और जरूरत है भाई, यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास H2O निकल गए, तो यहाँ पे यार डबल बॉन्ड तो लगा दे, लगा दिया। अब ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, टू फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड का। ठीक, अब ये टू फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। हाँ सही है, टू फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ से मैंने एक H2O निकाल लिया, दो H2O हो गया, क्योंकि एक उससे निकला, एक उससे दूसरे वाले से निकला। टू फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, अब इसको चेंज आपको करना किसमें है, वो आपको समझना है। टू फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड को आपको चेंज करना है आपको पायरुविक एसिड में, तो कैसे चेंज करते हैं, उसी की तो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं यार, वो जल्दी से इसको चेंज कर पायरुविक एसिड ना, वीडियो खत्म हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सी मेहनत और करिए, इसको इससे लेके जाइए और चेंज कर दीजिए पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उसको हम कहते हैं काइनेज, क्योंकि सिंथेसिस हो रहा है, काइनेज हो रहा है, काइनेज, काइनेज। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा यार, मेरी, अरे मेरी अपनी। अच्छा, पायरुविक एसिड में चित हो गया, पायरुविक एसिड बन गया आपका, लेकिन यार बता तो दो इसका स्ट्रक्चर बन कैसे गया इससे, ये चलो चलो समझ। सीओ, COO माइनस था, ये था C, इससे कौन सा बॉन्ड लगा था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका था O था, देन P था, देन H था, देन CH2 था, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे मैंने किया क्या कि ये जो फॉस्फेट है इसको रिलीज कर दिया, फॉस्फेट को निकाल दिया, ठीक है, फॉस्फेट को ले जाओ। तो जब फॉस्फेट को अगर निकाल दिया तो कौन लेने आएगा, अरे वही जो हमारा भिखारी भाई है, एटीपी आएगा, एडीपी आएगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एटीपी का। लेकिन पूरी प्रोसेस तो बताओ, अरे भाई ये लो एडीपी हुई, और एडीपी से किसमें चेंज हो गया, एटीपी में, कैसे, एक फॉस्फेट आया था यार, बस, तो फॉस्फेट आ गया था। अब ये पायरुविक एसिड में चेंज हुआ, पायरुविक एसिड का फिर हुआ क्या, अब देखो यार इसमें क्या है, फॉस्फेट निकाल दिया, ठीक है, फॉस्फेट निकाल दिया, तो इसका इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C, डबल C O O माइनस, ठीक है, ये आपका H है, ये आपका O है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये आपका CH2 है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, पायरुवेट। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ठीक है, हाँ मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया, मैंने तो ये हाइड्रोजन निकाल दिया था यार भाई, मैं सोच रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कैसे आ रहा। तो ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा क्योंकि H प्लस यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, और बाकी इसको यार डबल बॉन्ड कर दो, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाता है पायरुविक एसिड का, ठीक है, तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई, और कुछ बचा तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एटीपी का। अब एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो बहुत कुछ पीछे हो गया, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मजेदार, ठीक है, आपको मैंने पूरा समझा दिया कैसे क्या होता है। अब देखिए, समझिए, इसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी NADH आर फॉर्म इन द रिएक्ट, आर फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो यू हैव आंसर 2 NADH, where it is formed, when the glyceryl aldehyde phosphate change into 1,3 phosphoglyceric acid, then it dehydrogenases and oxidizes, then the H plus which is released in the process of oxidation accepted by the NAD plus and the formation of NADH plus takes place। तो यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन हो गया। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, how many ATPs are formed during the process of glycolysis, तो योर आंसर क्या, मतलब आपका आंसर क्या होगा, आधा इंग्लिश आधा इंग्लिश, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसमें आपको समझना है। देखिए आप क्या कहेंगे कि दो एटीपी यहाँ बन रहे हैं और यहाँ पर एटीपी, देखिए यहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फेज, इसीलिए इसको कहा जाता है, यहाँ पर एटीपी यूज हुए, यहाँ पर
और कहाँ यहाँ पर एक एटीपी यूज हुआ, 2 एटीपी यहाँ पे यूज हुआ। अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो योर आंसर इज 2 एटीपी। अगर पूछता हाउ व्हाट इज द नेट फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, तो आपको बताना है कि 2 एटीपी, कैसे 2 एटीपी, यहाँ पर तो यार ये 2 एटीपी है और यहाँ पर 2 एटीपी, तो 4 एटीपी होने चाहिए। देखिए, दो इसका हो गया एटीपी, दो इसका हो गया एटीपी, 4 एटीपी हुआ, लेकिन दो तो यहाँ पे रिड्यूस हो गए। जो रिड्यूस ही हो गए हैं तो नेट क्या आया, 4 - 2 यानी 2 ही एटीपी, तो फॉर मोर ग्लाइकोलिसिस। लेकिन अगर एक और आंसर आ जाता कि व्हाट इज द ग्रोस and what the formation how many ATP, how many gross ATP are formed, gross का मतलब कितने बने, एक्चुअल में कितने बने, ये नहीं पूछ रहा, नेट नहीं पूछ रहा है, पूरा घटा के बताओ, मतलब एक्चुअल में बने कितने। तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4, इसमें आपको घटाना नहीं, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, पूरा प्रोसेस बता दिया। अगले वीडियो में अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए।